हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम मिलकर अपने मूलभूत लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने क्रमबद्धता को अपना लिया होगा। क्रमबद्धता के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रूप में एनालिसिस के साथ केवल वो पोर्शन पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम नेगेटिव मार्किंग की है, इसलिए अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना, चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से रटना, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी क्रम में हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में, उद्देश्यों में बांट करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से हम 5वीं यूनिट की क्लास शुरू करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हम इस यूनिट को किस रूप में पढ़ें, कैसे पढ़ें। कृष्णा सर ने मध्य प्रदेश वाले कुछ पोर्शन को पढ़ाया है। मैं ज्यादातर जो भारतीय संविधान है उस पर बात करूंगा, इसका अधिकांश हिस्सा याद कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मूलभूत कॉन्सेप्ट इस क्लास का नाम मैंने रखा है, पहले उसे हम समझ लेते हैं। आज की जो क्लास है उससे आपको कोई प्रश्न नहीं बनने वाला एग्जाम में, वो कोई काम की नहीं होगी, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे हमें बनानी है ताकि हम संविधान को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए सभी को नमस्कार। चलिए मूल विषय पर आइए, अपने शिक्षक को याद कर लें और फिर मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं। आज की ये जो क्लास है ये बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अपने दिमाग के लेवल पर किसी भी, मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई है, स्लाइड हम कल पढ़ेंगे। संविधान सभा नाम का पहला टॉपिक कल पढ़ेंगे। उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं कि ये जो संविधान है ये है क्या, ये किस खेत की चिड़िया है, ये क्या चीज है। आप बीच बीच में एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे रोकते रहिएगा, क्योंकि संविधान मेरा बेसिक सब्जेक्ट है, तो इस पर मैं थोड़ा सा बहक जाता हूँ, ज्यादा पढ़ा देता हूँ। आप लोग बीच में मुझे टोकते रहिएगा कि सर बस इतना ही काफी है, हम समझ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। पहली शब्द का अर्थ समझ लेते हैं कि ये जो संविधान है, याद रखो आज मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं, और संविधान पर अगर बहुत मजबूत पकड़ चाहिए तो उसकी समझ होनी चाहिए। उसके प्रश्नों को अगर याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट के रूप में समझना चाहते हो तो समझ होनी चाहिए, और वो समझ यहां से आएगी। मूल सब्जेक्ट पर आए। संविधान जो ये शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है। ये संविधान शब्द दो शब्दों से मिल करके बना है, स और विधान। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस स को यहां लिख दिया है और इस विधान शब्द को यहां लिख दिया है। अब इन दोनों से मिलकर बनता है संविधान। अब इसमें जो विधान शब्द है इसका क्या अर्थ है। विधान शब्द के लिए हमारी कॉमन भाषा में यूज किया जाता है कानून। आपने, अगर आप बहुत अच्छे ढंग से चीजें देखते हैं, समझते हैं, तो आपने सुना होगा एक देश एक विधान, या ये नारा सुना है आप सब लोगों ने, एक देश एक विधान एक प्रधान। ये नारा हमारे देश में बहुत गूंजा जब हमने जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बनाया था, तो उसको हटाने के लिए बहुत आंदोलन चले, दुनिया भर की बातें हुई। एक देश एक विधान एक प्रधान, एक देश एक विधान एक प्रधान, ऐसा एक नारा लगा, एक प्रधान। मैं ये पूरी काम की बातें नहीं समझाना चाह रहा हूं, ये जो विधान शब्द है इसका मतलब क्या है ये सुनाना चाहता हूं। इस विधान शब्द का मतलब है कानून। इसका मतलब क्या है, कानून। कानून आप सब लोग समझते हैं कि क्या होता है, कि कानून का अर्थ मुझे शायद समझाना ना पड़े, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब होगी इतनी। शैलेश आप कह रहे हैं कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं इसके अनुच्छेद और संवैधानिक संशोधन से। बेटा तो टेंशन बिल्कुल नहीं ले, ये जो सब्जेक्ट है ना इसकी मम्मी हूं मैं, तो इसका टेंशन मत लो, ये मेरे भरोसे छोड़ो। 395 के 395 रटवा सकता हूं, इतनी कैपेसिटी है मुझ में,
और बहुत सारे बच्चों को रटवाए भी है। मैं केवल ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझ में इतनी कैपेसिटी की संविधान की तो मैं बैंड बजा दूंगा, संविधान का तो एक प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। चलो तो यहाँ आओ, अब बातों पे नहीं चलते, मैं अपनी तारीफ मुझसे मत करवाओ, कोई काम की बातें नहीं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, कहां से क्या निकल जाता है मुझे भी नहीं आता है, मैं अपनी बुराई भी कर लूं। तो ये कानून शब्द जो है इसको और सरल करते हैं, इसको हम कह सकते हैं नियमों का समूह। इसे हम क्या कह सकते हैं, नियमों का समूह। क्या मैं इस कानून शब्द को ये कह सकता हूं, नियमों का समूह? हाँ कह सकता हूं, क्योंकि कोई भी कानून कुछ नियमों का समूह ही तो होता है। अब हम इस स शब्द पे आते हैं। स शब्द प्रयोग किया गया है सर्वश्रेष्ठ इस शब्द को प्रेजेंट करने के लिए। तो अब अगर हम इस शब्द और इस शब्द को मिला ले तो फिर हमारा एक डेफिनेशन बनता है, और वो डेफिनेशन क्या होगा कि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नियमों का समूह, नियमों का समूह ही क्या है, समूह ही क्या है, संविधान है। क्या आपके दिमाग में बहुत छोटी सी, बहुत बारीक सी बात मैंने इंटर करने की, इंसर्ट करने की कोशिश की कि क्या आप ये बात समझ पाए कि संविधान शब्द का मतलब क्या होता है? संविधान शब्द का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, स और विधान। स शब्द का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ और विधान का मतलब होता है कानून। कानून को और सरल कर दूं मैं और अच्छी भाषा कह दूं जो सबको समझ में आए, तो फिर हम कह सकते हैं कि नियमों का समूह। अब क्योंकि नियमों के समूह में इस शब्द को जोड़ना है तो हम एक कॉमन परिभाषा बना ले कि सर्वश्रेष्ठ नियमों का समूह ही संविधान है। अब यहां थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, किसी भी देश के लिए, उसके संचालन के लिए, किसी भी देश के संचालन के लिए बनाए गए सर्वश्रेष्ठ नियमों का समूह ही संविधान है। बहुत सरल सी, बहुत बेसिक सी बात मैंने अपने सामने, आपके सामने रखी है कि संविधान शब्द का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अभी बहुत सारी बातें और समझने वाले हैं, लेकिन ये आप समझो कि संविधान का भाव तो हमें याद हो तब तो जाके अंदर की बातें पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा कि भाई संविधान शब्द को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, उसका असली में अर्थ ये होता है। अब हम यहां से क्या, ये जो एक पेज आपके सामने लिखा हुआ है ये आपकी मतलब दिमाग की समझ में चला गया है, इसमें कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे तुरंत पूछे। यहाँ क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग पे हैं तो इसलिए स्लाइड बदलने के बाद वो चैप्टर बदलेगा, इसलिए थोड़ा सा अगर कोई भी यहाँ दिक्कत हो तो मुझसे पूछ ले। सबीना आप क्या कह रही है? सर मैं आपसे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बेटा पढ़ ले, इसी यूनिट को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझ रहे हैं कि हमने संविधान शब्द का अर्थ समझा। अब हम आते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। क्या बोल रहा हूं मैं कि संविधान की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया, क्यों बनाया है इसको, ये भी हमें नहीं याद कि संविधान की जरूरत क्या है, संविधान क्यों बनाया गया, और बनाया ही क्यों, बिना संविधान के भी तो चल रहा था, तो क्यों बनाया है। अब हम इसकी जो बात है, इसका जो आधार है कि क्यों बनाया है, उसे समझते हैं कि संविधान क्यों बनाया है। देखो आप सबको पता है कि जब मनुष्य का जन्म हुआ तो मनुष्य जो है वो हिंदू धर्म की जो है अंडरस्टैंडिंग है कि हम सब लोग मनु की संतान में हैं। मनु और उनकी वाइफ शत्रुपा ने फिर बच्चों को जन्म दिया, उससे मानव जाति की शुरुआत हुई। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी अलग एक थ्योरी है, ऐसे ही ईसाई धर्म में भी अलग थ्योरी है। अलग अलग धर्मों में थ्योरी है कि इस धरती पर पहले एक मनुष्य आया, लेकिन साइंस कहता है कि पहले जो कुछ मनुष्य आए उन्होंने वो बंदर से बने थे और फिर वो आदिमानव थे। आदिमानव का और जब विकास होने लगा तो धीरे धीरे समाज का निर्माण हुआ। अब थोड़ी सी एक समझ विकसित करो कि जब शुरुआत में मानव रहते थे, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब मानव आदि मानव था तो आदि मानव के जमाने में हमें ना तो कोई देश की जरूरत थी, ना किसी राज्य की जरूरत थी और ना ही किसी संविधान की जरूरत थी।
क्योंकि लोग ही नहीं थे, किसी को किसी से लेना देना ही नहीं था, तो हमें किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं थी, माने सब कुछ सेट था। जब लोगों की संख्या धीरे 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 बढ़ने लगी, तो जब दो लोगों से 200 से 2000, 2000 से 20,000 लोग एक स्थान पर रहने लगे, तो इन लोगों के बीच में आपस में कुछ संबंध बनने लगे। इन लोगों के बीच आपस में कुछ संबंध बनने लगे। तो जब लोगों के बीच संबंध बनने लगे, तो इन संबंधों से ही एक संरचना बन गई, और वो संरचना कहलाई समाज। क्या कहलाई वो संरचना? समाज। बहुत बहुत समझ की बात कह रहा हूं मैं। अगर आप ये पूरी थ्योरी समझे तो बहुत मजा आएगा आपको, फिर आप चैलेंज करोगे कि अरे यार मुझे आता है ऐसा। हमने क्या कहा कि हम आज समझ रहे हैं कि संविधान क्यों बनाया गया, संविधान की क्या जरूरत है। ऐसी कुछ बेसिक सी छोटी छोटी सी बातें मैं आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूं, और मैं चाह रहा हूं कि ये चीजें अब आपको समझ में आने लगे। इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले आपको बताया कि जब आदि मानव थे हम, जब एक मनुष्य, दो मनुष्य, 5, 25, 50 मनुष्य रहते थे, तो किसी गांव की, किसी शहर की, किसी समाज की, किसी भी चीज की, न देश की, न संविधान की, किसी की भी कोई जरूरत ही नहीं थी। इनकी कोई जरूरत नहीं थी, तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब संविधान तो था ही नहीं, संविधान तो बहुत दूर की बात है। धीरे 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 जब लोग आपस में बढ़ने लगे, तो लोगों ने खुद को एक दूसरे से जोड़ लिया, लोगों के बीच संबंध बने, और उस संबंधों के जाल से ही समाज का निर्माण हो गया। जब समाज का निर्माण हुआ, तो समाज ने खुद के लिए कुछ नियम बना लिए, कुछ परंपराएं बनी, कुछ रीति बनी, कुछ रिवाज बने, कुछ धर्म बना। वो अलग चैप्टर्स है, वहां चले गए तो दर्शन शास्त्र की ओर मुड़ जाएंगे। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जब समाज बन गया, तो समाज ने एक समस्या पैदा हुई कि कोई और समाज किसी एक समाज पर आक्रमण कर देता था, जैसे कि हड़प्पा काल में हुआ। हड़प्पा में हम देखते हैं कि हड़प्पा में क्या था कि हड़प्पा में कुछ लोग रहते थे, और उस हड़प्पा के लोगों के ऊपर कोई और जाति के लोग आक्रमण कर देते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब इसी के उदाहरण है कि भैया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के समय क्या होता है कि कुछ नहीं होता, एक दूसरे जाति, आर्य जाति के लोग यहाँ, या कोई और अलग अलग थ्योरीज है, कोई कहता बाढ़ आ गई थी, कोई कहता कुछ, लेकिन रियल जो हमारा राजनीति शास्त्र मानता है कि क्या हुआ था, तो वो कहता है कि भैया हड़प्पा के लोगों पर किसी और जगह के लोगों ने आक्रमण कर दिया था। इस कारण से इनकी सभ्यता नष्ट हो गई, इनको किसी ने मार करके भगा दिया, ये लोग मर गए, दूसरी जाति के लोग, दूसरी चीजें बन गई। तो फिर एक अच्छे लोगों के बीच में विचार पैदा हुआ कि यार अगर हमारे समाज पर कोई आक्रमण कर दे, तो उससे बचने के लिए हमें कुछ न कुछ बनाना चाहिए। और इसी से बना राजतंत्र। राजतंत्र नाम का एक कॉन्सेप्ट बनता है यहीं पर। राजतंत्र क्या था? राजतंत्र कुछ शक्तिशाली लोगों को, देखो जब समाज में सब लोग एक साथ रहते थे, तो समाज ने अपने लिए कुछ काम बना दिए कि कुछ लोग हम सबकी रक्षा करेंगे। ध्यान से सुनना यहाँ पर कि कुछ लोग हमारी रक्षा का काम करेंगे, उनको हम क्षत्रिय कह देते हैं। कुछ लोग हमारे लिए शिक्षा का काम करेंगे, या हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो हमारे ब्राह्मण या पूजा पाठ करने वाले लोग ब्राह्मण कहलाएंगे। फिर कुछ लोगों को खेतों में काम करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा, वो लोग जो हैं उत्पादन करने वाले लोग वैश्य कहलाएंगे। और जिनसे ये तीनों काम नहीं बनेंगे, वो चौथा काम सेवा करने का काम करेगा, वो चारों की मदद करेगा, इसलिए उसे शूद्र कहा जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता था, कोई भी जन्म आधारित व्यवस्थाएं थी। लेकिन धीरे धीरे इनमें से इन दो वर्गों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इस सिस्टम को जनरेट कर दिया। ये जो सिस्टम है, ये राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं। अब यहां से अपने दिमाग को एकदम खोल कर रखो
क्योंकि मैं अब जो स्टेप पर ले जा रहा हूं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया सबसे पहली स्टेप हमारे पास क्या आ गई, एक मनुष्य आया। मनुष्य से बहुत सारे लोगों का एक समूह या समाज बना। इस समाज ने, अब समाज में क्या होता है, समाज में एक व्यक्ति चाहता है कि सारी सुंदर लड़कियां उसकी हो जाए, एक व्यक्ति चाहता है कि इस धरती पर जितना सोना है वो सारा मेरा हो जाए। ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति पर नियंत्रण जरूरी था। क्या जरूरी था? व्यक्ति पर नियंत्रण जरूरी था। तो नियंत्रण करने के लिए बनाए गए नियम, लेकिन नियम के को देखरेख करने वाला भी तो कोई तो हो जो सब लोगों से उन नियमों का पालन करवा ले। इसलिए एक व्यक्ति को इंचार्ज बना दिया गया कि भैया आप इस सिंहासन पर बैठो और आप केवल देखो कि कौन व्यक्ति नियमों का पालन कर रहा है और कौन व्यक्ति नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति आगे चल करके राजा बन गया और ये नियमों का पालन करवाने लगा। वो अलग बात है कि बाद में उसने अपने मन से नियम बना लिए, कुछ तो भी नियम बना लिए और फिर अव्यवस्था फैली। जब ये सिस्टम आ गया तो राजा धीरे धीरे अपने आप में ताकतवर होने लगा, राजा धीरे धीरे निरंकुश होने लगा। तो जब धीरे धीरे राजा निरंकुश हो गया तो फिर जरूरत हुई कि सब लोग मिल करके कुछ और नियम बनाए जो राजा अर्थात राज्य, राजा को मैं अब राज्य कह रहा हूं, नियम बनाए कि जो राज्य का नियंत्रण करे, राज्य को बचाए या राज्य का नियमन करने वाले नियम बनाए। बहुत ध्यान से शांति से सुनो। तो जब उन नियमों को बनाया गया जो कि राज्य को नियंत्रित करते थे तो वही कहला दिए संविधान। बहुत शांति से समझने की बातें हैं। फिर से एक बार शुरू से शुरू करता हूं। बहुत इसको एक समझ विकसित करने के तरीके से अपने दिमाग में सेट करना है कि इस दुनिया में सबसे पहले एक दो लोग आए और इन एक दो लोगों को किसी न गांव की, न शहर की, न देश की, न कानून की, न संविधान की, न समाज की किसी की जरूरत नहीं थी। जब लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई तो हर व्यक्ति दूसरे को मार देता, हर व्यक्ति दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेता, हर व्यक्ति दूसरे की पत्नी से शादी कर लेता, हर व्यक्ति चाहता था कि उसके पास सब हो। इसलिए समाज बना। इस समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को चुना या एक व्यक्ति को हेड के रूप में चुना और फिर बनी नई व्यवस्था। यहां से आए हम राज्य नाम की व्यवस्था। राज्य नाम की व्यवस्था में हेड ऑफ द राज्य होता था राजा, उसके कुछ लोग होते थे जो उसको सलाह देते थे, एक सेना होती थी। इस तरीके से राज्य नाम की एक चीज बन गई। राज्य क्या है ये आप सबको समझ में होना चाहिए कि राज्य वो चीज है जिसमें चार विशेषताएं हो। एक तो सबसे पहला उसमें भूमि हो, तो भूमि तो थी हमारे पास, उसमें जनसंख्या हो, उसमें संप्रभुता हो और उसमें सरकार हो। तो सरकार के रूप में यहाँ राजा और उसकी मंत्री परिषद बनी और इन सब ने नियम बना करके समाज को नियंत्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे ये जो राजा था ये निरंकुश होने लगा, या राजा का तंत्र जो है वो निरंकुश तंत्र बनने लगा, अपनी चलाने लगा। तो फिर इस समाज ने सोचा कि यार राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस समाज के सब लोगों ने मिलकर के, सभी लोगों ने जो कि प्रबुद्ध थे, जो कि सोच रखते थे, समझते थे, उन्होंने राज्य पर नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम बनाए और उन नियमों को ही अंततः कह दिया गया संविधान। बहुत ही बेसिक सी बात मैं आपके सामने परोस रहा हूं कि बस इतना सा ही है ये संविधान है। तो अब हम समझते हैं कि किसी भी देश का, अब अपने देश के संविधान पे नहीं आए हैं हम बात करते हैं दुनिया का कोई भी संविधान हो वो क्या बताता है। संविधान
क्या बताता है? क्या बताता है? संविधान कुछ बेसिक सी चीजें बताता है और वो हर देश में यही करता है। सबसे पहला काम संविधान करता है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, राज्य का स्वरूप कैसा होगा ये बताता है। सबसे पहला काम कोई भी देश का संविधान जो करेगा वो ये बताएगा कि हमारे राज्य का स्वरूप कैसा होगा, राज्य गणतंत्रात्मक होगा, राजतंत्रात्मक होगा, से नौकरशाही वाला होगा, कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद क्या कहता है? इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्यों ऐसा क्यों बता रहा है कि पहले ही संविधान के आर्टिकल में ये बात जोड़ने की जरूरत पड़ गई? ऐसा भारत में नहीं है, ऐसा पूरी दुनिया के संविधानों में है कि हर देश का संविधान बताता है कि उस राज्य का स्वरूप कैसा है, उस देश का स्वरूप राजतंत्रात्मक है, तंत्रात्मक है या गणतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है कि उसका अध्यक्षात्मक है, कि संसदीय स्वरूप है। ये चीजें बताने का काम उस देश का संविधान सबसे प्रायोरिटी पे शुरुआत में करता है। फिर दूसरा काम करता है वो देश का संविधान कि जो शक्ति होगी, क्योंकि शक्ति से ही तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो शक्ति होगी वो किसके पास होगी और उसको कैसे यूज किया जाएगा। शक्ति किसके पास होगी, किसके पास होगी और कौन कौन सी शक्ति किसके पास होगी और उसको कैसे उपयोग किया जाएगा, कैसे उपयोग किया जाएगा ये भी तो बताता है। तो देखो हमारे देश में बताया तो कि संसद को क्या क्या पावर होंगे, मनुष्य को क्या पावर होंगे, कोर्ट को क्या पावर होंगे। भाई मनुष्य के पावर्स को मौलिक अधिकार कह दिया है, अब बाद में बताऊंगा वो सब बात। लेकिन ये सिस्टम समझो कि क्या हमारा संविधान भी इस दुनिया के सभी संविधानों जैसा ऐसा ही करता है? हाँ, दुनिया के सभी संविधानों जैसा हमारा देश भी, हमारा संविधान भी बताता है कि हमारे देश का पावर किसके पास में होगा, किस व्यक्ति के पास कितनी और कैसी पावर होगी, वो कैसा यूज करेगा। ये जो नोट है मेरे पास, इस नोट को कौन छापेगा वो अलग है कि इसके अंदर एक कानून है, उसके तहत फिर आरबीआई का एक और कानून है और वो बताता है कि कौन छापेगा। लेकिन मूलतः सारी प्रकार की शक्तियां किसके पास होगी, कौन कब उसका कैसे उपयोग करेगा, ये सब इसमें लिखा होता है। आप अपने दिमाग में एक सेटिंग जनरेट कीजिए कि हमारा देश का संविधान भी तो यही सब कर रहा है। फिर वो बताता है कि किसकी सुरक्षा करनी है, किसको ज्यादा जरूरत है। तो फिर वहां हम पढ़ते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के लिए बुजुर्ग या फिर इनके अलावा बच्चे, इन सब के लिए क्या अलग से व्यवस्थाएं हैं, पढ़ते हैं। भाग 16 पढ़ लो। बहुत सारा सिस्टम अपने को यहां से समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, अब मैं आपको आगे क्या पढ़ाऊंगा। ऐसा ना हो कि कोई भी बच्चा बस पढ़ ले कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से शुरू कि भैया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, जो लिखा है वो अंडरस्टैंडिंग भी तो जनरेट करो। तो ऐसे ही कुछ 15-20 प्रश्न, ये 3 ही लिखे मैंने, सारे बताने की जरूरत भी नहीं है। ये सारे प्रश्नों का जवाब देने का काम करता है उस देश का संविधान। और संविधान का अर्थ होता है किसी भी देश के लिए बनाए गए बेस्ट से बेस्ट, सबसे बड़े वाले नियमों का समूह, जिसके ऊपर कुछ और नहीं है। भाई जैसे आईपीसी भी एक कानून है, आईपीसी भी एक नियम है, आईपीसी भी एक नियमों का समूह है, लेकिन ये छोटा है। सर्वश्रेष्ठ नियमों का समूह जो है वो संविधान कहलाता है। इसलिए संविधान शब्द बना, संविधान में ये सर्वश्रेष्ठता को दर्शा रहा है और विधान कानून को दर्शा रहा है। एक मैच्योरिटी आ जानी चाहिए इतनी देर की एक बेसिक क्लास के बाद कि आप सब लोग समझ जाएं। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं।
अब आपको अगर मेरे भारत के संविधान को याद करना पड़े तो हमें यूं तो याद है कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर हमें रटना पड़े कि भारतीय संविधान में भाग 1 में क्या है, टोटल कितने भाग है हमारे संविधान में 22, टोटल कितने अनुच्छेद है हमारे संविधान में 395, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या हम सबको ये पता है कि ये बहुत सिस्टमेटिक जगह हुआ है, बस हम थोड़ा पढ़े लिखे कम है। कैसे? देखो, इस दुनिया का सब देशों का संविधान बताता है कि उसका देश कितना बड़ा होगा, संघ, और उसका राज्य का क्षेत्र क्या होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। तो भाई भारत कितना बड़ा देश है, क्या है, उसकी जमीन कहाँ है, क्या है, ये बताने का काम संविधान करेगा कि नहीं। इसीलिए भाग 1 का नाम रखा गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कि भाई हमारा जो संघ है, हमारा जो देश है, वो कहां कहां तक फैला है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं, शासन का स्वरूप यहीं पे पता चल गया है। फिर दूसरे नंबर पर वो बताता है कि कौन इस जमीन पर रहने वाला नागरिक कहलाएगा। भाई बड़ी सिस्टमेटिक व्यवस्था है ना, कि सबसे पहले बताओ कौन सी जगह की बात कर रहे हैं वो। भाई ये भारत भूमि जो है, जैसे हम अपने संस्कृत भाषा में कहते हैं कि हिमालय से दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में, कहते हैं ना हम जब पंडित जी श्लोक पढ़ते हैं तो, कि इति इति श्री रेवा खंडे, मतलब वो नर्मदा नदी के किनारे भारत भूमि, भारतीय उपमहाद्वीप में। अरे बहुत सिस्टमेटिक सिस्टम चल रहा है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 बताएगा कि कौन सी जमीन की बात हो रही, किस जगह पर लागू होगा। दूसरा आर्टिकल भाग कह रहा है कि किन लोगों पर लागू होगा। लोगों को लोग ना कहते हुए हमने नागरिक कह दिया, और इसी से बना भाग 2 का नाम नागरिकता। क्या बना? नागरिकता। तो पहले संविधान के भाग में कहा कि किस जगह पर लागू होगा वो बताओ, फिर किन लोगों पर लागू होगा वो बताओ, फिर भाग 3 पर आते हैं। तो भाग 3 में वो क्या कह रहा है कि ये जो जगह है और ये जो लोग हैं, इनकी सरकार का स्वरूप कैसा होगा। तो ताकतों की बात होगी, तो सबसे पहले कह दिया कि लोगों की ताकत बता देते हैं। तो लोगों की ही ताकत जो है, लोगों के जो अधिकार है, वो मूल रूप से आर्टिकल भाग 3 और भाग 4 में रखे गए। आप कहोगे कि कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है कि खड़े होकर कह रहा है कि भाग 3 और 4 में अधिकार है। मैं सही कह रहा हूं बेटा, थोड़ा समझदार बनना है। जब संविधान सभा चल रही थी तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को अधिकार कहा जाता था, ये अधिकार माने जाते थे। दोनों में फर्क ये था कि जो संविधान लागू होने के समय दे दिया जाएगा उसे कहेंगे मौलिक अधिकार, उसे क्या कह देंगे? मौलिक अधिकार। और जो आगे सरकार जब योग्य हो जाएगी तब दिया जाएगा, उसे कहेंगे हम नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो दोनों है अधिकार एक तरीके से, नीति निर्देशक तत्व भी अधिकार है, मौलिक अधिकार भी अधिकार है। ये आर्टिकल 4 देखो कितनी सिस्टमेटिक है। भाग 3 और 4 में अधिकारों की बात की, लोगों के। फिर 5 में कही कि राज्य का क्या अधिकार, राज्य कैसा होगा। राज्य मतलब संघ की बात चल रही है, पूरा देश को राज्य कहा है मैंने, तो पूरे राज्य को जिसको हमने संविधान में संघ कह दिया है, वो कैसा होगा, उसमें कैसे कैसे सिस्टम होंगे। तो फिर 3 पार्ट किए कि उसमें तो 3 सिस्टम होंगे। उसमें एक विधायिका होगी, उसमें एक कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका, और उसमें एक न्यायपालिका होगी। क्या आपके संविधान में सच में भी ऐसा ही है? हाँ, आर्टिकल 52 से शुरू होती है विधायिका की बातें। फिर आर्टिकल 74 में आ जाता है कार्यपालिका। तो ये दोनों विधायिका और कार्यपालिका चलती रहती है। फिर आर्टिकल 123-24 तक 1, 2, 3 तक राष्ट्रपति का अध्यादेश तक चलता है ये। 124 में है सुप्रीम कोर्ट, और यहां से न्यायपालिका शुरू होती है। तो देखो सिस्टम कितना अच्छा है। एक इमेज तैयार करनी है, बस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि भाई पहले हमने देश के स्वरूप को निर्धारित किया कि हमारे देश का स्वरूप संघात्मक होगा। फिर संघात्मक में कुछ विधायिका वाली बातें कही, फिर कार्यपालिका वाली बातें कही, फिर न्यायपालिका वाली बातें कही। सिस्टमेटिक है।
फिर कहा कि एक राज्य नाम का चीज भी होगा, इसके अंदर राज्य नाम की चीज होगी। तो फिर राज्य में भी सेम टू सेम पैटर्न होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। है भी सही भैया, हमारे देश में बड़ा सिस्टमेटिक तामझाम चल रहा है। फिर 6 तक आर्टिकल जब हो गए, भाग जब हो गए, तो बोले कि यार 6 तक ही होना है क्या? तो बोले नहीं, 7 नाम का एक भाग होगा जिसमें यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों, कुछ अलग से क्षेत्रों की बात करेंगे। खैर बाद में ये भाग 7 जो है वो निरसित कर दिया गया, क्योंकि इसमें कुछ अलग प्रकार के राज्य बनाए गए थे। जब 1956 से पहले हम मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो वहां डी टाइप के स्टेट्स थे ना, वैसे कुछ स्टेट्स यहाँ थे। पहले देश में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पहले संघ, फिर केंद्र शासित प्रदेश और एक स्पेशल प्रकार की इकाइयां भी होती थी जो बाद में समाप्त कर दी गई। फिर बोले कि अब क्या होगा? तो फिर उन्होंने कहा कि अब जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज होंगी उनका स्वरूप भी चाहिए। ये 2 अलग अलग टाइप की चीजें बता दी। एक अंग्रेजों के जमाने में जो ब्रिटिश क्षेत्र कहलाते थे वो वाले बने थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगली वाली भी चीज होनी चाहिए, केवल देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार से काम नहीं चलेगा, आगे और बनाओ। किसी जिले की सरकार, जिसे हमने पंचायत कह दिया है ना, तो जिले की सरकार को पंचायत कह दिया। इसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ऐसे 3 पार्ट बनाकर त्रिस्तरीय सिस्टम ला दिया। और यहीं पर नौ जो शहर है उनके लिए भी पंचायतों की व्यवस्था 3 प्रकार की नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। कितना बेहतरीन सिस्टम है। तो आप बताओ कि क्या किसी स्टूडेंट को भाग 1 से लेकर भाग 9 तक के किसी एक भी भाग को याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उसकी एक समझ विकसित हो जाएगी ना, कि सबसे पहले जमीन की बात करेगा तो राज्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आएगा। फिर उस पर रहने वाले लोगों की बात करेगा तो फिर 2 भाग 2 नागरिकता बनेगा। फिर उसके बाद कहेगा कि संघ, उनके लोगों के क्या अधिकार होंगे, तो मौलिक अधिकार जो 2 भागों में बटे, 3 और 4 नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। फिर भाग 5 पर आए संघ की सरकार, फिर 6 पे आए राज्य की सरकार, फिर 7 पे एक विशेष प्रकार की सरकारें थी जो बाद में खत्म कर दी गई, जिसमें राजा महाराजा वाला सिस्टम भी था थोड़ा बहुत, वो भी खत्म कर दिया। फिर यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश आ गए। फिर उसके बाद विकेंद्रीकृत जो शाखाएं हैं हमारी, जो ग्राम पंचायत, जिला जनपद पंचायत है, उनके बारे में भाग 9 सब में कहा गया। आपको ये जो मैं कह रहा हूं, ये एक समझ विकसित करो, रटो मत। रटोगे कितना रटोगे? संविधान इतना बड़ा है, हर एक आर्टिकल में तो 15-20 केस, कोर्ट केस घुसे हुए हैं। हर एक आर्टिकल में तो 4-4, 5-5 उप आर्टिकल्स हैं। आप आर्टिकल 1 का 1, 2, 1.3 ऐसे चलता है। आर्टिकल 15 पढ़ते तो 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 4 ऐसे कितने पढ़ते हैं? कितना पढ़ोगे? बहुत विस्तृत है, लेकिन एक समझ विकसित कर लो, फिर बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को बस आज यही समझाने के लिए ये क्लास लिया हूं कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में बननी चाहिए। कोई संविधान बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। हमारे लिए कौन से नियम है, बस उसी को तो पढ़ना है कि हमारे लिए कौन से नियम है। हमारे लिए जो नियम है वही हम पढ़ रहे हैं। अगर इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सब में बन गई है, तो अब आप बताओ कि भाग 10 का नाम क्या रखना चाहिए। हमने 9 तक रट लिया है, भाग 10 का नाम मैं क्या रख लूं? मैं 10 का नाम रखना चाहता हूं कुछ न कुछ, तो भाग 10 का मैं क्या नाम रखूं? सोचो। सबसे पहले हमने जमीन की बात की, फिर लोगों की बात की, फिर लोगों के अधिकार, फिर देश की सरकार, उसका स्वरूप, फिर सारी प्रकार की सरकारों का स्वरूप, ये हो गया। अब मैं भाग 10 पर आ गया हूं। अब मुझे भाग 10 का नाम क्या रखना चाहिए? थोड़ा सा वजन डालो अपने दिमाग पर। हमें रटना नहीं है, हमें बस अपनी दिमाग की सेटिंग्स जो है उनको सही ढंग से जमा लेना है कि मैं भाग 10 का नाम क्या रखूं, क्या क्या करना है। मेरे देश का संविधान अब आगे और क्या बताएगा? सोचो कि भाग 10 हमें क्या बता देगा। यहां तक हमने क्या क्या बताया है? हमने जमीन बताई है, हमने नागरिक बताया है, कौन होंगे इस देश के नागरिक, फिर हमने उन नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, फिर देश की सरकार कैसी होगी, फिर उनका सिस्टम कैसा होगा, ये सब बातें बताई है। श्वेता, आपने बोला ट्राइबल्स की बात की। नहीं बेटा, 10 में ट्राइबल्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ट्राइबल एरियाज बिल्कुल भी नहीं है।
राजनीति नहीं बेटा, ये भी नहीं है। थोड़ा सा और अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ जल्दी से। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। चलो भाग 10 पर आते हैं। हम सोच रहे हैं कि सबको अब कवर कर लें, सबको कवर कर लें, एक भी चीज ना छोड़ें। आपने यहां से यहां तक का अगर तामझाम सेट कर लिया है तो भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक मैं बता चुका हूं। ये 10वां मैं बता रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाग 1 का नाम क्या है, क्षेत्र, कि कौन सा क्षेत्र इसका होगा, देश किस संविधान में कौन से क्षेत्र की बात की जा रही है, किस क्षेत्र पर लागू होगा। फिर 2 में किन लोगों के ऊपर, किन नागरिकों पर लागू होगा। फिर कहा कि इनके अधिकार क्या होंगे, और अधिकारों को 2 भागों में बांट दिए, जो आज दे दिए हैं वो, जो कल देने हैं वो डीपीएसपी कहला गए। फिर संघ का स्वरूप कैसा होगा, फिर राज्य का स्वरूप कैसा होगा, फिर ये तो हटा दिए हैं तो बात ही मत करो। फिर यूनियन टेरिटरीज का स्वरूप कैसा होगा, फिर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जो है हमारी वो कैसी होगी। ये बस इतना सा। मैं ये कौन है जो दल बदल कह रहा है, नहीं बेटा, दल बदल तो कहना ही नहीं है। दल बदल तो 10वीं अनुसूची है। लोधी आपका पूरा नाम पता नहीं मुझे, लेकिन बेटा आप तो बहुत ही भटक गए हो। आपने कमेंट करके बताया कि 10वीं अनुसूची में दल बदल है, तो बेटा वो अनुसूची है। मैं अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, भागों की बात कर रहा हूँ। भारतीय संविधान का थोड़ा सा रिवर्स चलता हूँ, मुझे लग रहा है मैं कंफ्यूज ना कर दूं आप लोगों को। बहुत शानदार प्रिया, तुमने भी यही सड़ा कमेंट किया है कि दल बदल, बेवकूफ टाइप की बातें करते हुए। बच्चे सुनो, हमारा जो संविधान है वो कैसा है। आप 5वीं क्लास में थे, जब हम 5वीं क्लास में 5th क्लास में पढ़ते थे तो वहां जो मैथ्स की 5वीं 6ठी 4थी 7वीं 8वीं कोई सी भी एक मैथ्स की किताब निकालो। मैथ्स की किताब में क्या होता था, मैथ्स की किताब में पहले चैप्टर 1 होता था, चैप्टर 1 होता था कि नहीं, और फिर चैप्टर 1 के अंदर होता था एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, फिर ऐसे होता था। फिर चैप्टर 2 आता था, तो फिर चैप्टर 2 में 2.1, 2.2, क्या ये सबने पढ़ा हुआ है, क्या ये सबके पास होता था, क्या सबकी किताबों में इसी तरीके से होता था। तो जब भारतीय संविधान बनाने वालों ने भी सिस्टम बनाया तो उन्होंने 5वीं किताब जैसा कॉपी बना दिया कि भाई भारतीय संविधान में सबसे पहले बना दिया जाए भाग। फिर भाग के अंदर उन्होंने बोला कि 1.1 नहीं डालेंगे, ये अच्छा नहीं लगता, छोटे बच्चे टाइप की फीलिंग आती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमने भाग 1 कह दिया है, यहाँ हम अनुच्छेद 1 कह दो। क्या कह दो, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 3 4 ऐसे चलाओ। फिर भाग 2 आया, तो भाग 2 ने कह दिया कि अनुच्छेद 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करो। फिर अब आप लोगों का दिमाग खराब हो सकता है कि सर चलो भारतीय संविधान में जैसे मैथ्स की किताब में चैप्टर्स होते थे वैसे भाग बन गए, जैसे एक्सरसाइज 1 होती थी वैसे अनुच्छेद 1, या एक्सरसाइज 2 जैसा अनुच्छेद 2, एक्सरसाइज 3 जैसा अनुच्छेद 3, एक्सरसाइज 2.1 जैसा 5, ऐसा हो गया। तो फिर ये हमारे संविधान में एक अलग से टर्म है अनुसूची। अनुसूची का लफड़ो है भैया, ये भी तो बताओ थोड़ा। तो चलो ये बता देता हूं। अच्छा हुआ कि कुछ बच्चों ने बेवकूफ कमेंट करके मुझे ये याद करा दी, तो मैं समझता कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये पिक्चर छोड़ देता। तो ये नहीं छूटे इसके लिए समझो कि भाई बहुत सिस्टमेटिक था कि उन्होंने पूरा संविधान बना दिया। जैसे कि मैथ्स की किताब में लास्ट में टेबल्स होती थी, log 1 का वैल्यू क्या, log 2 का वैल्यू क्या होती थी ना, log 1 की टेबल, फिर sin 1 की टेबल, इनकी सबकी टेबल्स होती थी ना, रूट ब्रैकेट 1 की, ब्रैकेट 2 की, इनकी वैल्यूज की एक लिस्टें होती थी लास्ट में। जब हम 8वीं 9वीं क्लास में आ गए थे तो थी सबकी किताबों में log की टेबल, sin की टेबल, पाई की वैल्यू वाली टेबल थी कि नहीं। तो इन लोगों ने जब पूरा संविधान बना दिया तो उनको आखिरी में ये समझ में आया कि अब कुछ लिस्टें हैं जो हमारे संविधान में लॉग की टेबल जैसी होनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि इनको बीच में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि इनको बार बार पलट पलट के देखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने एक नई चैप्टर बना दिए अनुसूचियां। क्या बना दी, अनुसूचियां, जो अलग से है।
संविधान के भागों के अलग में है, जिसमें केवल लिस्टें बनी हुई है। अनुसूची 1 में बहुत सारी लिस्ट है, अनुसूची 2 में बहुत सारे लोगों के नाम और उनके आगे कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, अनुसूची 3 में एक लिस्ट है जिसके आगे कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, अनुसूची 4 में कुछ लिस्ट है जिसमें नंबरिंग लिखी हुई है। ऐसी बहुत लिस्टें हैं। तो अनुसूचियां जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा है, लेकिन वो पीछे लगा हुआ। क्यों इसको अनुसूची नाम क्यों दिया? देखो, अनुसूची शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु और सूचियां। क्या है? अनु और सूचियां। सूची का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है लिस्ट, और अनु का मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। तो संविधान के बाद में आखिरी में जो चिपकाई गई हो, सबके लास्ट के पेज पर जो चिपकाई गई लिस्टें हैं, उनको क्या कहेंगे हम? लिस्ट मतलब सूची। अनु मतलब बाद में। आपने पढ़ा होगा ना, अनुसार, उसके बाद वाली, उसी के अनुसार मतलब उसके जैसा। तो ये अनु मतलब होता है बाद। तो अनु का मतलब हिंदी में हो गया बाद में। तो बाद में चिपकाई गई लिस्टों को कह दिया गया अनुसूचियां। बहुत शांति से समझो बेटा, कंफ्यूज मत हो कि सिस्टम कितना सरल है। हमारे संविधान में कुछ भाग हैं, हमारे संविधान में उन भागों के अंदर, जैसे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 है, वैसे उन भागों के अंदर है अनुच्छेद, और उसके अलावा कुछ चीजें जोड़ी गई लिस्ट के रूप में, जो है अनुसूचियां। बस इतना ही है भारत का संविधान। अनुसूची 1 जब हम बात करेंगे तो उसमें एक लिस्ट बनी हुई होगी। अनुसूची 2 हम जब बात करेंगे तो उसमें एक लिस्ट बनी होगी। अनुसूची 3 की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक लिस्ट बनी होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन और टॉपिक्स बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन ये वो इंफॉर्मेशन थी श्वेता जिन्हें बार बार हमें पढ़ाई करते टाइम ढूंढनी थी, जो हर चैप्टर में काम में आएगी। कॉमन आप यूं बोल सकते हैं कि जैसे लॉग की टेबल या पाई की टेबल जो थी, पाई 1 का वैल्यू, पाई 2 का वैल्यू, इसको अगर हम हर चैप्टर के साथ जोड़ेंगे तो हर चैप्टर में काम में आनी है, तो सब चैप्टर्स में जोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए फिर मैं कॉमन लास्ट में चिपका देता हूं एक टेबल की, पाई 1 की वैल्यू ये, पाई 2 की वैल्यू ये, पाई 3 की वैल्यू ये, ऐसा। तो ऐसा का ऐसा यहां किया कि जो चीजें हर चैप्टर में काम में आनी है, जो अलग है, जो बहुत कॉमन है, उनको अनुसूची बना करके चिपका दो लास्ट में। इस तरीके से एक फ्लो के साथ बनाया गया भारत का संविधान। बहुत बेहतरीन संरचना है, इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तो भारत है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अब यहाँ जो भी व्यक्ति कमेंट करके बताएगा ना, उसको डेली मिल्क मिलने वाला है कि सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा संविधान तो कह दिया मैंने, सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान भारत देश के पास है, भारत का है। लेकिन सबसे छोटा जो संविधान है वो किस देश का है? जल्दी से कमेंट करके बताना है कि किस देश का संविधान है सबसे छोटा। याद रखो, मैं लिख रहा हूं, म से शुरू होता है वो। किसी ने कहा अमेरिका, बेटा अमेरिका में तो संविधान है लेकिन वो ऐसा वाला छोटा नहीं है। यहाँ याद रखना है मोनाको। क्या नाम है? मोनाको। मोनाको नाम के देश में जो संविधान है वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। किसी ने जापान कह दिया, मोनाको भी कहा किसी ने। वाह सत्यम, वेरी गुड भाई, तुम्हारी चॉकलेट पक्की, फोन कर लेना, चॉकलेट दे देना। सिस्टमेटिक बातें हम कल से शुरू करेंगे, जब हमें फैक्चुअल बातों पर बात करनी होगी। क्या इस क्लास में मैं 2 काम कर पाया? एक संविधान क्या है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए, समझ आ जाए, और एक दूसरा के संविधान के भाग या संविधान का क्यों बनाया गया, संविधान के उद्देश्य क्या है। तो क्या हर एक स्टूडेंट अब मेंस के जैसे समझदार हो गया है कि हाँ, मुझसे पूछ लो कि संविधान क्यों बनाया गया, क्या बनाया गया, क्या उद्देश्य है, जरूरत क्या थी, इस टाइप की सारी बातों का जवाब मैं दे पाऊंगा। भले ही ये प्री में परीक्षा में कोई फैक्ट काम कंप्लीट नहीं कराएंगे, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो संविधान के 22 भाग याद नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ऑटोमेटिक चीजें हैं। जब मैं 22 के 22 एक बार में रटवाऊंगा तो वैसे के वैसे 395 अनुच्छेद रटाएंगे और वैसे के वैसे 12 अनुसूचियां रटाएंगी। तो चलो एक काम करते हैं, आज हम जो 12 अनुसूचियां हैं उनको रट लेते हैं।
अनुसूचियों को रटने के लिए मेरे टीचर जो थे सुरेश पटेल सर, उन्होंने कोड रटवाया था मुझे, और वो कोड ऐसे बोलते हैं, सवेशरा अजसु भाभूदपन। क्या बोलते थे वो खुद बोलते थे सवेशरा, एक शब्द था उनका, सवेशरा अजसु, और लास्ट में बोलते थे वो भा भू दपन। बस ये बोल दो तो आपको 12 की 12 अनुसूचियां याद हो जाएंगी। सवेशरा अजसु भाभूदपन, क्या बोलना है, सवेशरा अजसु भाभूदपन। छोटे बच्चे थे ना, हम बोलते थे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ऐसे बोलो ताकि याद हो आपको चीजें। तो कितनी सिंपल है कि सवेशरा अजसु, अजसु भा भू दपन। बस इतना ही है भारत के संविधान की अनुसूचियां। स मतलब संघ, व मतलब वेतन, संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन है यहाँ। श मतलब शपथ, र मतलब राज्यसभा में, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या। स मतलब अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। स मतलब ज मतलब अजसु मतलब जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। सु मतलब सूचियां, लिस्ट। भ मतलब भाषा, भ मतलब भूमि सुधार, भूमि सुधार। द मतलब दल बदल, प मतलब पंचायत, और न मतलब नगर निकाय, नगर निकाय। इस टाइप से टोटल 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रटा जाए, एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कि पूछ लिया रैंडमली कि 5वीं में कौन सी है, तो सवेश, सवेशरा मतलब अनुसूचित क्षेत्र। पूछ लिया 6ठी में कौन सा है, तो सवेशरा ज से जनजातीय क्षेत्र। पूछ लिया 10वीं में कौन सा है, तो 10वीं में दल बदल। ऐसे काउंटिंग की जा सकती है, ऐसे रटा जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि एक बेसिक जो फिलॉसफी सेट होनी चाहिए स्टूडेंट के दिमाग में, वह आपको समझ में आ गई होगी। आपके दिमाग में बेस तैयार हो गया होगा कि अब हम पढ़ पाए संविधान सभा क्या है, अब संविधान सभा के फैक्ट्स पढ़ पाए। तो अगली जो क्लास है वो आपको सिखाएगी कि संविधान सभा क्या थी, क्या किया उसने, कब कब, वहां फैक्चुअल बातें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अब हमारा जो बेसिक मॉड्यूल है वो समझ गए हैं, उसके अंदर हम एक एक फैक्ट से एक बुरा छत्ता बुनने वाले हैं। चलिए अब विदा लेता हूं, सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। संविधान हम रोज रात को इसी 8 या 9 बजे, आज थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए 2 बजे किया क्लास, रोज 8 बजे क्लासेस हम इसी तरीके से लेंगे। अगले 5 फरवरी से पहले पहले संविधान की क्लासेस हम खत्म कर लेंगे। चलिए विदा लेता हूं, थैंक यू।